दरवाजा अब जोर जोर से हिलने लगा। खिड़कियों पर भी दस्तकें सुनाई देने लगीं। कमरे में हल्की सी गंध फैलने लगी, मिट्टी और सड़े हुए पत्तों जैसी। ये बदबू कहाँ से आ रही है? वो जब भी पास आता है यही गंध आती है। इस गंध को पहचान लो, इसका मतलब है वो बहुत पास है। अब दरवाजे पर एक अजीब सी खरखराती आवाज आई। खोलो खोलो, मुझे माफ कर दो, मैं अब मजाक नहीं करूंगा, सच में माफ कर दो। डरना नहीं, बस चुप रहना। याद है दादी कहती थी, डर पर काबू पा लिया तो भूत भी हार जाता है। डर पर काबू? कविता, मेरा तो ब्लड प्रेशर ही कंट्रोल से बाहर चला गया है। तुम्हारी इस हालत में भी मजाक निकल ही जाता है। पवन ने भी हल्का सा हंसने की कोशिश की, मगर डर की वजह से आवाज घुट गई। अब घर में रखा पुराना रेडियो अपने आप ऑन हो गया। उसमें से आवाज आई, रामपुरा में शाम 7 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलेगा। फिर आवाज धीरे धीरे बदल गई, कविता कविता बाहर आओ। दोनों ने जैसे किसी चुंबक की तरह उस रेडियो को देखा। पवन ने दौड़कर रेडियो बंद करने की कोशिश की, मगर उसके बटन काम ही नहीं कर रहे थे। मत छुओ, अगर तुमने इसे छुआ तो वो सीधा घर के अंदर आ सकता है। पवन ने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। रेडियो में आवाजें और तेज होने लगीं। खोलो, मैं आया हूं तुम्हारे लिए। तभी अचानक खिड़कियों पर काले साए दिखने लगे, जैसे किसी ने पर्दे के पीछे से झांक कर देखा हो। फिर धीरे धीरे पर्दे हिलने लगे। वो अब घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। अगर दरवाजा और खिड़कियां बंद हैं, तो वो किसी न किसी कमजोरी से अंदर घुस सकता है। कमजोरी? मतलब हमारी कौन सी कमजोरी? हमारा डर, जितना ज्यादा डरोगे उतना ही मजबूत हो जाएगा। तो फिर हमें क्या करना होगा? डर को हंस में बदलना होगा। याद है दादी कहती थी, अगर डर पर हंसी भारी पड़ जाए तो बुरी आत्मा कमजोर पड़ जाती है। मतलब हंसी? इस हालत में कौन हंसेगा? तुम तो वैसे भी कमाल के जोकर हो, अब दिखाओ अपनी कला। पवन ने कांपते हुए हंसी निकाली। देखो, मैं हंस रहा हूँ। रेडियो में आवाजें कमजोर होने लगीं। पर्दे का हिलना भी धीमा हो गया। कविता ने भी जबरन हंसी निकाली। अब हमारी बारी है डराने की। धीरे धीरे खिड़कियों पर दिखने वाले साए गायब होने लगे। रेडियो में आवाजें टूटने लगीं। पवन ने हिम्मत करके और जोर से हंसना शुरू किया। कविता ने भी उसका साथ दिया। दोनों की हंसी अब कमरे में गूंजने लगी। अचानक रेडियो ने तेज आवाज में फटने की तरह आवाज की। फिर सब शांत। रेडियो बंद हो गया। खिड़कियों पर साया भी नहीं रहा। घर में गहरा सन्नाटा छा गया। पवन ने गहरी सांस ली। क्या वो चला गया? कविता ने सिर हिलाया। शायद अभी के लिए, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं जाता। ये हर रात वापस आता है। मतलब ये खेल हर रोज चलेगा? नहीं, हमें कुछ करना होगा। ये सिर्फ डर से नहीं भागेगा। हमें इसकी असली कहानी जाननी होगी। क्यों आता है, किसके लिए आता है? तो अब हमें बाहर जाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन आज नहीं। आज रात यहीं रहेंगे। कल सुबह गांव के बेड़े के सबसे से पुराने बुजुर्ग के पास जाएंगे। वही सच्चाई बता सकते हैं। अच्छा, तो मतलब गांव में हॉरर ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। सुबह की पहली किरण खिड़की से झांकी तो कविता की आंख खुली। वो धीरे धीरे उठी और पवन को जगाया। उठो, अब हमें सच जानना है। सच? हाँ, वो भूत वाला सच। रात तो किसी तरह निकली, पर आज सोचकर ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बुजुर्ग काका के पास चलते हैं। चलो, वैसे भी यहाँ रहकर तो मेरी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होने वाली। दोनों ने दरवाजा खोला। बाहर का माहौल कल रात के मुकाबले बिल्कुल उल्टा था। सूरज की रोशनी में वही गलियां जो कल डरावनी लग रही थीं, अब एकदम शांत और आम लग रही थीं। गायें बंधी हुई थीं, बच्चे खेल रहे थे और औरतें कुएं से पानी खींच रही थीं। पवन ने गहरी सांस ली।
यार, दिन में ये गांव बिल्कुल किसी पुराने हिंदी गाने जैसा लगता है और रात में किसी हॉरर मूवी से भी ज्यादा खतरनाक। यही तो इस गांव का सच है। दिन में सब नॉर्मल, रात में सब खामोश। दोनों बुजुर्ग काका के घर पहुंचे। वो काका गांव के सबसे पुराने आदमी थे। सफेद दाढ़ी, झुकी हुई कमर और गहरी आंखें। उनके चेहरे पर इतनी झुर्रियां थीं कि हर लाइन में जैसे कोई कहानी छुपी हो। काका बाहर चबूतरे पर बैठे तंबाकू घिस रहे थे। आ गए? कल रात ठीक से बीती? काका, वो कल रात किसी ने दरवाजा खटखटाया, खिड़कियां, आवाजें और वो बूढ़ी औरत। कौन थी वो? बैठो, तुम्हें सब बताता हूं। दोनों पास बैठे। कविता की आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों थे। काका ने बोलना शुरू किया। बहुत साल पहले, शायद 50 साल हो गए, गांव में एक औरत रहती थी। नाम था रज्जो। वो बहुत सुंदर और सीधी सादी थी, लेकिन गांव के कुछ लोग उस पर शक करते थे कि वो काली विद्या करती है। लोग कहते थे रात में उसे कुएं के पास सफेद साड़ी में घूमते देखा गया है। फिर एक रात गांव के कुछ लड़कों ने मिलकर उसे पकड़ लिया। सबको लगा वो डायन है। उसे मारने का फैसला कर लिया। उसे खींचते हुए उसी कुएं तक ले गए और उसे धक्का दे दिया। कुएं में? हाँ, रज्जू ने मरते वक्त कसम खाई थी कि हर उस इंसान को सजा देगी जो रात में बाहर मिलेगा। तब से हर रात 7 बजे के बाद वो गांव में घूमती है। कभी दरवाजा खटखटाती है, कभी आवाजें देती है, और जो भी उसकी आवाज में फंस जाता है वो गायब हो जाता है। तो गांव वाले क्यों चुप रहते हैं? कोई कुछ करता क्यों नहीं? कोई कर भी नहीं सकता। पुलिस, तांत्रिक सब आए, मगर कोई कुछ नहीं कर पाया। लोग बस नियम मानते हैं। शाम ढलते ही घर बंद, दिए जलाओ और चुप रहो। यही एक तरीका है बचने का। कल रात हमने हंसने की कोशिश की, तभी वो आवाजें कम हुईं। हंसना, ये तो किसी ने पहले कभी नहीं किया। गांव वाले डर में ही जीते आए हैं। शायद यही वजह रही कि उसने हार मान ली। मतलब डर से नहीं, बल्कि हंसी से उसे कमजोर किया जा सकता है। शायद, लेकिन ये बहुत बड़ा खतरा है। अगर हंसी पूरी ना हो पाई या बीच में डर हावी हो गया तो वो और ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। अब क्या करेंगे? काका, क्या उस कुएं में अब भी कुछ है? लोग कहते हैं उसकी आत्मा अभी भी कुएं के अंदर बंद है। अगर किसी ने उसे शांत करने की कोशिश की तो या तो आत्मा हमेशा के लिए सो जाएगी या फिर और ज्यादा भयानक बनकर बाहर आ जाएगी। हम शहर से आए थे सिर्फ गांव की शांति लेने, और अब ये सब। हमें भागना चाहिए, वापस शहर चले जाना चाहिए। पर अगर हम भाग भी गए तो ये डर हमेशा हमारे साथ रहेगा। हमें इसे खत्म करना होगा। अगर तुम तैयार हो तो रात में उस कुएं के पास जाकर उससे सामना करना पड़ेगा। लेकिन याद रखो, हंसी में ही तुम्हारी ताकत है। ठीक है, हम करेंगे। क्या पवन, पागल हो गए हो? ये कोई फिल्म नहीं है। मुझे पता है, पर अगर आज भाग गए तो जिंदगी भर डर में रहेंगे, और मुझे डर से ज्यादा बोरियत से नफरत है। तुम्हारा हौसला बड़ा है बेटा, पर बहुत खतरनाक भी। आज रात ही सब तय होगा। पवन और कविता ने काका से विदा ली। घर लौटते वक्त दोनों चुप थे। पवन का चेहरा गंभीर था, कविता के कदम भारी हो गए थे। घर पहुंचकर पवन ने कविता से कहा, अगर मैं बच गया तो अगली बार गांव आने की जिद नहीं करूंगा, और अगर नहीं बचा तो भी तुम्हें गांव नहीं आना पड़ेगा। तुम हमेशा मजाक में भी सच कह देते हो। यही तुम्हारी सबसे अच्छी और सबसे खतरनाक आदत है। तो फिर आज रात हम अपनी सबसे बड़ी स्टैंड अप परफॉर्मेंस देने वाले हैं रज्जो के लिए। हंसी में ताकत है, पर इसे बनाए रखना इतना आसान नहीं। जब तक सांस है, हंसी है, और आज हम यही दांव लगाने वाले हैं। रात होने में कुछ ही घंटे बाकी थे। सूरज अब ढलने को था। गांव के लोग घरों में बंद हो चुके थे।
दियों की लौ तेज हो गई थी। पवन और कविता भी तैयार थे। डर और हंसी दोनों को एक साथ लेकर पवन और कविता घर से निकल पड़े। गांव की गलियां सुनसान थीं। हर घर की खिड़कियां बंद, दरवाजों पर मोटे ताले और दियों की लौ डर के मारे कांपती सी लग रही थी। पवन, क्या सच में हमें ये करना चाहिए? शायद हम बच भी सकते हैं अगर चुपचाप घर में रहते। कविता, शादी के बाद भी मैं तुम्हारे हर डर से लड़ता रहा हूँ। तुम्हारी ऑनलाइन शॉपिंग की लत, तुम्हारा डाइट प्लान, यहाँ तक कि तुम्हारे मम्मी पापा के तानों से भी। अब तो भूत भी निपट लेंगे। ये वक्त मजाक का नहीं है। मजाक ही तो हमारा सबसे बड़ा हथियार है। डर को डराओ हंसकर, यही तो काका ने कहा था। दोनों कुएं के पास पहुंचे। वही पुराना कुआं जहां रात की कहानी शुरू हुई थी। आसपास पेड़ों की डालियां धीरे धीरे हिल रही थीं। हवा में सड़े हुए पत्तों और मिट्टी की मिलीजुली गंध थी। रज्जू, हम आ गए। बोल, क्या चाहती है? कुछ पल खामोशी रही। फिर कुएं के अंदर से एक घसीटती हुई आवाज आई। तुम क्यों आए हो? तुझसे मिलने। रज्जो दीदी, वैसे भी शहर में इतने रिश्तेदार हैं, सोचा गांव में भी कोई सीनियर सिटीजन भूत से मुलाकात कर लें। कुएं से तेज हवा का झोंका निकला। पेड़ की डालियां जोर से हिलने लगीं। चारों तरफ धुंध फैल गई। अरे रज्जो दीदी, इतनी हवा फेंकने की क्या जरूरत है? हमें सर्दी लग जाएगी। फिर कविता को तो वैसे भी गले में दर्द की दवाई नहीं भूलनी। शांत रहो, वो गुस्सा हो रही है। अरे मैं तो उसे खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ। सुना है हंसी सबसे अच्छी दवा होती है। कुएं के अंदर से अब तेज चीख निकली। चुप, मैं तुम्हें ले जाऊंगी हमेशा के लिए। ले जा, पर ईएमआई तेरे नाम मत कर देना। बैंक वाले तो भूत को भी छोड़ते नहीं। कविता ने अपनी हंसी दबाने की कोशिश की, पर उसके चेहरे पर डर साफ था। पवन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कविता, याद रखो, डर हंसी में बदलो, नहीं तो वो हमें तोड़ देगी। कुएं में से अब एक परछाई बाहर निकलने लगी। लंबी सफेद साड़ी में लिपटी, बाल बिखरे हुए, आंखें गहरे काले गड्ढों जैसी। वो धीरे धीरे कुएं की मुंडेर पर चढ़ने लगी। पवन, ये सच में बाहर आ गई है। हाँ, और मैं भी यहाँ हूँ। तो दीदी, कैसी हो? सब बढ़िया? देखो, अगर घर में इंटरनेट होता तो शायद तुम्हें YouTube चैनल मिल जाता। सब्सक्राइबर्स के लिए लोगों को मारने की जरूरत नहीं पड़ती। रज्जो की आंखों से काले पानी जैसा कुछ टपकने लगा। उसकी आवाज गूंजी। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मजाक नहीं दीदी, तुम्हारे लिए फुल स्टैंड अप शो फ्री में। आजकल लोग कॉमेडी के लिए टिकट कटवाते हैं और तुम फ्री में सुन रही हो। रज्जो की परछाई अब हवा में फैलने लगी। उसने कविता की ओर हाथ बढ़ाया। आ, मेरे साथ आ। कविता ने आंखें बंद कर ली। पवन तुरंत उसके सामने आ गया। ओए बहन जी, टिकट चाहिए, पहले लाइन में लगो। मेरी बीवी को कोई नहीं छू सकता, वो भी बिना शॉपिंग कराए। कविता की आंखों में आंसू थे, पर उसकी हंसी छूट गई। पवन, तुम सच में पागल हो। तूने ही तो कहा था शादी में इन सिक्सनेस एंड हेल्थ। अब ये भी हेल्थ पैकेज में शामिल है। रज्जो की परछाई अचानक चीखने लगी। उसकी आवाज गांव भर में गूंजने लगी। तुम मुझसे जीत नहीं सकते। तू हार चुकी है दीदी। देख, हम डर नहीं रहे, हम हंस रहे हैं। अब तेरा जादू खत्म। रज्जो की परछाई सिकुड़ने लगी। हवा में से उसकी चीखें आती रहीं। धुंध कम होने लगी। पेड़ की डालियां धीरे धीरे रुक गईं। पवन ने कविता का हाथ पकड़ा और जोर से हंसा। कविता, चलो अगली बार यहाँ आए तो पिकनिक मना लेंगे। रज्जो की परछाई धीरे धीरे फिर से कुएं में खींचने लगी। आखिरी बार उसकी आवाज आई। तुम जीत गए। फिर सब शांत।
कुआं बिल्कुल खाली और ठंडा हो गया। गांव में एकदम सन्नाटा छा गया। कविता ने पवन को गले लगाया। तुम सच में पागल हो, पर इसी पागलपन ने हमें बचा लिया। तो अगली एनिवर्सरी पर गांव ही आए या गोवा? गोवा ही ठीक रहेगा, यहाँ तो बहुत ज्यादा थ्रिल है। दोनों ने फिर से एक दूसरे को देखा। पहली बार गांव की हवा में डर नहीं बल्कि जीत और हल्की मुस्कान थी।